हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवांशु और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन का हेलो वर्ल्ड। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हर कोई आना ही चाहिए अगर आप मतलब 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस पे हो या फिर आजकल तो फ्रेशर से भी पूछ रहे हैं, जिसको बोलते हैं टाइनी यूआरएल। ठीक है, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे हैं पर हिंदी में मुझे कोई एक अच्छा नहीं मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक हिंदी में बताता हूँ, एकदम सिंप्लीफाई करके चलेंगे। और अगर आपको कहीं पे भी समझना है आप प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, आप कभी मत देखना, बट अगर आपको मज़ा आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना बिकॉज आई नीड सम सपोर्ट। दिस इज अ स्टार्टिंग। ओके, तो मैं आता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं कि टाइनी यूआरएल होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमें इसको अचीव करना है। तो बेसिकली ये होता है हमारा टाइनी यूआरएल। जैसे यहाँ पे टाइनी यूआरएल एक वेबसाइट है, इसके अंदर आप एक बड़ा यूआरएल डाल रहे हो और देखो ये आउटपुट में आपको ये छोटा यूआरएल है। सो बेसिकली ये यूआरएल मेरी ये दूसरी वीडियो का है जहाँ से मैंने ये बड़ा यूआरएल लिया और उसको उसने छोटे में कन्वर्ट कर दिया। नाम से ही समझ आ रहा है कि बड़ा यूआरएल टू छोटा यूआरएल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले गलती क्या करती है, जैसे अब आप नया नया सिस्टम डिज़ाइन सीखना शुरू किया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लोगे एक बॉक्स। ठीक है, इसको मान लीजिए आप बोल दोगे कि आपका यूज़र है। ठीक है, मैंने भी ये गलती की थी, मेरा पहला इंटरव्यू था सिस्टम डिज़ाइन का, मैंने ये गलती की, मैंने क्या किया, ऐसे बोल दिया यूज़र। ठीक है, ये है मेरा, मान लीजिए मैं बोल दूंगा सर्वर या एपीआई जहाँ से भी मेरा बैकएंड। ठीक है, एक मैंने बोल दिया अपने इंटरव्यूअर से कि ये है मेरा डेटाबेस डीबी। ठीक, मैंने ये बोला कि भाई यूज़र आएगा अपना इनपुट देगा मेरे सर्वर में, मेरा सर्वर डेटाबेस में मतलब जो भी उसको इंटरनल कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद डेटाबेस में सेव कर देगा। कोई अगर आके पूछेगा तो उसको भी, मतलब ये तो पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई, गेट रिक्वेस्ट में अगर कोई मांग रहा है यूआरएल, सर्वर जाएगा डीबी में इंक्वायरी करेगा। ठीक है, डीबी में इंक्वायरी करने के बाद वो आपको यहाँ से डीबी आपको आउटपुट देगा, जो आउटपुट आपको मिलेगा वो आप अपने यूज़र को दे दोगे। ठीक है, ये सबसे पहले मन में आता है, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप ऐसा कुछ बनाओगे विच इज़ टोटली। पहली चीज़, सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू को कभी ऐसे अप्रोच ही नहीं करना है। अप्रोच कैसे करना है, मैं इस पूरे को आप देखो डिलीट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले अप्रोच कैसे करना है। आपका इंटरव्यूअर आके ज़्यादा नहीं बोलेगा, दिस इज नॉट लाइक अ कोडिंग इंटरव्यू कि आपसे आगे ज़्यादा चीज़ें बोलेगा, बस इतना बोलेगा बिल्ड अ टाइनी यूआरएल। आपको उससे निकलवानी है चीज़ें, आपको उससे पूछना है कि अच्छा क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चाहते हो। तो यूजुअली टाइनी यूआरएल में लोग ये बोलेंगे, ठीक है मान लीजिए इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, कन्वर्ट लॉन्ग टू शॉर्ट यूआरएल। ठीक है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट। सेकेंडली वो मुझसे बोल सकते हैं कि एक एक्सपायरेशन डेट भी होगा, एक्सपायरेशन, बट दैट इज ऑप्शनल, एक्सपायरेशन टाइम। ठीक है, कि 1 साल तक मेरा रहे या फिर 2 महीने तक, 1 महीने तक या 10 दिन के लिए रहे फिर एक्सपायर, बट दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ ऑप्शनल। अब ये हो गई फंक्शनल की करना क्या है, सबसे बेसिक डिज़ाइन, तो उसमें ज़्यादा हम नहीं घुसेंगे, बोलेंगे चलो ठीक है। फिर मैं बोलूँगा अच्छा नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल टेक्निकलिटी में आपको क्या चाहिए। तो टेक्निकलिटी में वो मुझसे कह सकता है कि यार मुझे चाहिए कि मतलब कितने यूज़र आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका समझना कितना यूज़र है, कोई भी सिस्टम डिज़ाइन का है आप पूछो कितने यूज़र आएंगे। और आजकल के इंटरव्यूअर जो है वो 1 मिलियन से कम की बात नहीं करते, तो वो बोलते हैं 1 मिलियन पर डे। और मैं बोलता हूँ कि डेटाबेस में कितना लगभग होगा, तो कह रहे हैं 1 बिलियन तक आपका डेटाबेस सपोर्ट करना चाहिए, 1 बिलियन एंट्री इन डीबी। ठीक है, सेकेंड चीज़ अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको चाहिए क्या, अवेलेबिलिटी ज़्यादा चाहिए या कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे कैप थ्योरम होती है। ठीक है, कैप थ्योरम क्या होती है मैं एक अलग वीडियो सेपरेट उसका बनाऊंगा, अभी के लिए इतना समझ लो कि कंसिस्टेंसी चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए। अवेलेबिलिटी मतलब कि हमेशा अवेलेबल रहे, किसी को ये ना हो कि नहीं अभी मेंटेनेंस चल रहा है या कुछ चल रहा है, हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुरंत बनाया तुरंत यूज़ कर लो, तुरंत बनाया तो ऑफकोर्स वो बोलेगा कि मुझे अवेलेबल चाहिए। तो मान लो आप खुद यूज़र हो तो आप ये बोलोगे ना कि मुझे अवेलेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, शेयर करने में 5-10 सेकेंड लगेंगे तो उतना चलता है। ठीक है, तो अवेलेबल शुड बी ग्रेटर देन कंसिस्टेंसी। ठीक, कैप थ्योरम और ज़्यादा होता है डेप्थ में, बट अभी के लिए मैं मोटा मोटी इतना आपको बता रहा हूँ। तो ये इतनी आपको रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगी। और आप पूछ सकते हो कितना टाइम चाहिए, बट ऑफकोर्स सबको सबसे कम से कम टाइम चाहिए, तो दोज आर कॉमन सेंस। अब मेरी बात समझना, पहली चीज़ तो जो पहला डायग्राम हमने बनाया था वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा 1 मिलियन पर डे। जब बात इतने बड़े बड़े की आएगी, मतलब इतने बड़े बड़े रिक्वेस्ट आ रही है कि एक दिन में 1 मिलियन की, तो वो तो हैंडल नहीं हो पाएंगे नॉर्मली। ठीक है, तो जैसे आप सुन लो 1 मिलियन, देखो सिस्टम डिज़ाइन की मैं कुछ फंडामेंटल बता रहा हूँ, जैसे आप सुन लो 1 मिलियन बिलियन, और जो कि ऑफकोर्स आपको बोला ही जाएगा, आप क्या करो सबसे पहले बोल दो कि ठीक है भाई ये रहेगा मेरा यूज़र, छोटा सा यूज़र,
अब इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं तो वो ऑफकोर्स सीधा ना जाके एक लोड बैलेंसर पे जाएगा। लोड बैलेंसर का क्या काम होता है? सारी रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। किस में करना मैं बताता हूँ। ये मान लीजिए हो जाएगा आपका लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर, ठीक है। लोड बैलेंसर से वो एक अलग अलग आपके सर्वर्स पे जा सकता है, जैसे आपने अलग अलग बना लिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपने अपना एक सर्वर बनाया, मतलब आपका एक बैकएंड, ठीक है, बैकएंड। अच्छा, अब देखो बैकएंड के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि बैकएंड क्या क्या रहेगा। सोचो जरा, अब एक बैकएंड होगा जिसमें आप डाल रहे होगे रिक्वेस्ट, ठीक है, इंसर्ट हो रहा होगा, और एक बैकएंड होगा जो आप मतलब एक में आप इनक्रिप्शन कर रहे होगे कि ठीक है, जो जैसे ये वैल्यू बनी है, ये इसको बना रहे होगे। अब मान लो इसको जाके कोई हिट करता है तो फिर उसको डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बनाने वाले कम होंगे, यूज़ करने वाले ज़्यादा होंगे, ठीक है। यूआरएल आप बनाओगे, आप एक बनाओगे, आप 10 लोगों को शेयर कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे। यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज का काम क्या होता है कि अलग अलग मतलब एक माइक्रो सर्विस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, दूसरी निभा लेगी। तो अगर मैं यहाँ इसको बैकएंड से हटा दूँ और यहाँ पे आके लिख दूँ कि भाई ये है मेरी इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि इसके अंदर आ जाए, ठीक है। इनक्रिप्शन। अब देखो एक से तो काम चलेगा नहीं, 1 मिलियन इसमें भी आ रहा है, तो इसके तो हमको चाहिए मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। तो इसके मैं कैसे मल्टीपल, तो लोड बैलेंसर डिसाइड कर लेगा किसको कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है। दूसरा एक और अब हमको चाहिए कि भाई रीड का क्या करना है। रीड का एक अलग बना लेते हैं, रीड में ज़्यादा हम रेप्लिकेशन कर लेंगे क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आने वाली है, राइट। तो उसको भी मैं अलग अलग 3-4 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करोगे, इसको कर दोगे रीड, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, और यहाँ पे कर देंगे गेट, ठीक है। ये हो गया मेरा रीड। थोड़ा बड़ा करता हूँ, लोड बैलेंसर इस पर भी जाएगा कि वो डिसाइड करेगा किसको कहाँ भेजना है, ये आप इससे कर लो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर एपीआई। अब देखो अलग अलग एपीआईज हैं, तो यहाँ पे एक आपका मतलब और भी कुछ एक दो चीज़ें हो सकती है, बट यहाँ पे देखो टाइनी यूआरएल में मेन जो आपका डिस्कशन होगा वो होगा इसके बेसिस पे कि इंक्रिप्शन कैसे करोगे, कैसे ये रैंडम ये चीज़ें जनरेट करोगे, ये जो नंबर, ये सॉरी यहाँ पे जो नंबर है इसको कैसे जनरेट करना है, ठीक है। ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा। और आप यहाँ पे एक एपीआई गेटवे भी लगा सकते हो कि लाइक आपके अलग अलग हैं, बट ठीक है, इसमें अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम कम रहेगा, तो उस पर हम बाद में आते हैं। मेन जो लॉजिक होगी, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे सबसे ज़्यादा पूछेगा इस लॉजिक, ठीक है। देन आपकी हर चीज़ डेटाबेस में सेव हो जाएगी, एंड डेटाबेस आप यहाँ से ये और ये दोनों आपके यहाँ पे डेटाबेस में चले जाएंगे। डेटाबेस भी अलग अलग हो सकते हैं, रीड रेप्लिका, राइट रेप्लिका, उसमें भी ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाते। ये सब धीरे धीरे हम समझें, पहला है सेलो वर्ड टाइप का, तो धीरे धीरे करते हैं, देन आगे चल के मैं हर चीज़ में आऊँगा, डेप्थ में आऊँगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या होता है एपीआई गेटवे, डिफरेंस बिटवीन लोड बैलेंसर, डेटाबेस में रीड रेप्लिका, राइट रेप्लिका क्या होता है, बट एक ही वीडियो में हम सब कुछ नहीं कवर करेंगे, ठीक है। अब ये मेरा इनक्रिप्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करें। अब देखो आपको लग रहा होगा तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, कैसे नहीं करना, कोई भी एक रैंडम जनरेटर ले लो, कुछ भी ले लो, पर दिक्कत क्या है, देखो हमेशा दिक्कत आएगी ये 1 मिलियन में। कोई बोलता बहुत कम है लोड, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आपकी बात सच है, तो इतना सब कुछ मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल सा एक प्रोग्राम बन जाता है आपका एक पाइथन का या जावा का। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि 1 मिलियन ये सब आपको बहुत दिक्कत देगा, क्योंकि वहाँ पे होगी डुप्लीकेसी, ठीक है। 1 मिलियन आ रहा है तो अब बार बार डुप्लीकेट होगा। तो पहली चीज़ आपको ये पता करनी है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपको रखने। जैसे यहाँ पे आप देखोगे टाइनी यूआरएल कितने दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें क्या दे रहा है, नंबर्स भी दे रहा है आपको, ये अल्फ़ाबेट्स भी दे रहा है। तो पहली चीज़ जो दिमाग में आपके आती है, आप बोलोगे ठीक है इसको एक इनक्रिप्शन कर लेते हैं, इसका हैश जनरेट कर लेते हैं, ठीक। फर्स्ट जो अप्रोच आएगी आपको, इनक्रिप्शन और हैश। अब लेकिन मेरी बात आप ये ध्यान से सुनना, ठीक है, ये समझ गए तो पूरा टाइनी यूआरएल समझ गए।
द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जब इंक्रिप्शन या हैश किसी भी चीज़ का जनरेट करते हो, मान लो उसके आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, ठीक है। लाइक सपोज मैं बोलता हूँ बेस 64 कन्वर्टर, ठीक। मान लीजिए मैं यहाँ पे लाके अपनी वीडियो का ये यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आई एग्री, पेस्ट, सॉरी मुझे डिकोड नहीं करना है, मुझे इनकोड करना है। यस, तो यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, लेट्स इनकोड। ये देखो इतना बड़ा सा उसने मुझे वैल्यू दी थी। अब जब ये इतनी बड़ी वैल्यू मुझे मिली है तो ये तो खुद ही एक लॉन्ग यूआरएल हो गया यार, ठीक है। तो आपको समझना क्या है कि अगर इसमें से आप क्या करोगे, बोलोगे चलो ठीक है स्टार्टिंग के 7-8 ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे 7-8 ले लेते हैं। प्रॉब्लम फिर वही होगी कि आप मतलब शॉर्ट यूआरएल को स्टार्टिंग में ले रहे हो, और जब भी आप इस तरीके का इंक्रिप्शन करते हो, तो मान लो मैं कह रहा हूँ कि आपने मेरा जो ये था, ये वाला यूआरएल था, आप स्टार्टिंग की वैल्यूज़ ले रहे हो सपोज, ठीक है। इसका ये आया, किसी दूसरे का मान लीजिए एक दूसरा यूआरएल है, उसकी भी स्टार्टिंग यूट्यूब से ही था, तो उसने भी मान लीजिए इंक्रिप्शन, हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, मान लो उसकी भी यही सेम होगी। तो क्या होगा, बार बार आप जाओगे, बार बार वो सेम वैल्यू दे देगा, और वहाँ पे जब आप डेटाबेस में मान लो उसको स्टोर करने जाओगे तो आपको एरर आएगी, एंड बार बार आपको तो चेक करना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं, तो आपकी लेटेंसी बढ़ेगी और बहुत लेट होने लगेगा, और यूजर्स को ऑफकोर्स ये नहीं चाहिए। आप 1 मिलियन यूजर्स को कर रहे हो तो आपको ऑफकोर्स यूजर्स जाने लगेंगे, एंड आपके कॉम्पिटिशन के पास चीज़ें चली जाएंगी, तो ये तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। सेकेंड क्या करें, सेकेंड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये जो लिटरली सोल्यूशन है, ये जो आप लिटरली इंटरव्यू में देखो, आप ये भी बता सकते हो कि आई कैन ट्राई हैश, ये बोलना पड़ेगा, देखो आपको बतानी पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की। यू कैन स्टार्ट विद द हैश, फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माई माइंड इज हैश, हैश आ रहा है मेरे मन में करने का, या उसको इंक्रिप्शन करने का मेरा मन हो रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि हो सकता है बार बार वो डुप्लीकेट दे, क्योंकि हम यहाँ बहुत एक बड़े नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या बोल सकते हो, सेकेंड पे आप आ सकते हो, आप बोलते हैं काम करते हैं, इनको हम दे देते हैं स्नोफ्लेक आईडी, स्नोफ्लेक आईडी। सो स्नोफ्लेक आईडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्विटर का बनाया हुआ एक मैकेनिज्म है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने खोल रखा है कि आपकी टाइम स्टैम्प यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प यूज़ करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे वो अब इंक्रिप्शन की अलग अलग आईडीज वर्कर्स हैं, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे दो चल रहे हैं, पैरेललिज्म डिस्ट्रीब्यूटेड वे में काम हो रहा है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब क्या करते हो कि इसकी एक वर्कर आईडी, एक इसकी मशीन आईडी हो गई, एक इसकी मशीन आईडी हो गई, तो एक मशीन आईडी ले लेते हो, उसको कॉन्कैट कर देते हो जिस टाइम पे डाला गया है, एंड पहला आपका एक बिट यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में टाइम स्टैम्प हो गया, मशीन आईडी मतलब कौन सा, जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मल्टीपल है, 2 हैं, तो आपने एक मशीन आईडी ले ली, लास्ट में उसका एक काउंटर नंबर कुछ सीक्वेंस से लिया, तो इससे आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक स्नोफ्लेक आईडी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप चाहो तो स्नोफ्लेक आईडी का वापस से एक हैश निकाल के स्टार्टिंग की वैल्यू ले सकते हो। सो उससे क्या होगा कि डुप्लीकेशन के चांसेस कम होंगे। दिस इज वन वे, ठीक है, एंड दिस इज एक्सेप्टेबल, ये आपका एक एक्सेप्टेबल है। इसमें आप और आपका इंटरव्यूअर थोड़ा सा डिस्कशंस कर सकते हैं कि स्नोफ्लेक आईडी बनाए, स्नोफ्लेक आईडी टाइम स्टैम्प पे काम करता है, ऑफकोर्स दैट विल मेक इट अ यूनिक। सेकेंडली वहाँ पे क्या होगा कि आपका वर्कर आईडी मतलब कौन सा मशीन आईडी यूज़ हुआ है वो है, आपकी पॉजिटिव मतलब पहली बिट होती है कि कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और लास्ट में एक सीक्वेंस नंबर भी आप खुद से डाल सकते हो, तो इससे काफ़ी यूनिकनेस आती है। और अगर मान लो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा हो रहा है तो वापस उसका बेस 64 या उसको हैश करके फिर से आप स्टार्टिंग के 6 ले लेते हो, तो जो इतना ज़्यादा आपको कोलिजन या डुप्लीकेशन नहीं आएगा स्नोफ्लेक आईडी से, ठीक है। बट जो एकदम करेक्ट सोल्यूशन है जो आजकल इंटरव्यूअर सुनना चाह रहे हैं मार्केट में, वो है जू कीपर, ठीक है। जू कीपर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ। थर्ड इज जू कीपर। जू कीपर ऐसा समझ लो कि आपका एक कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करता है। कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने का मतलब होता है कि वो अपने अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेव रखता है आपकी मशीन से रिलेटेड, कि आपकी मशीन का क्या नाम था और क्या क्या आप उसके अंदर सेव कर सकते हो। तो जू कीपर के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे ही वो बना लो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करो, आके रेंजेस दे दो कि अच्छा आप अगर मशीन 1 से आ रहा है, ठीक है, आप ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि अगर मशीन 1 से आ रहा है
इफ मशीन 1 देन रेंज होगी 0 से 1 मिलियन। अगर मशीन 2 से आ रहा है तो रेंज होगी 1 से 2 मिलियन। ठीक है, एक बार अगर आपकी रेंज भर जाती है तो नेक्स्ट अवेलेबल रेंज उस तरीके से वो दे सकता है। ऐसे आपका मशीन 3 से 2 से 3 मिलियन। ठीक है, मान लीजिए एक और है आपके पास, तो इस तरीके, और मान लीजिए आपका कुछ भर गया। ठीक है, मान लीजिए आपकी एक भर गई तो मशीन 4, तो आगे जो भी अवेलेबल रेंज होगी वो जू कीपर ये वाला काम आपको हेल्प कर देता है 3 से 4 मिलियन। ठीक है, तो ये एक आपको फैसिलिटी जू कीपर के थ्रू मिल जाती है एंड दिस इज द मोस्ट मतलब यूज्ड कॉन्सेप्ट नाउअडेज जो इंटरव्यूअर सुनना चाह रहे हैं। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि मान लो मशीन 1 ज़्यादा नहीं आई, उतना लोड नहीं आया, तो उसमें कुछ खाली रह गया, बट दैट्स ओके। आपके पास बहुत वैल्यूज है, मिलियन बिलियन तक अगर जाना है तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ खाली भी रह गया इट्स ओके। जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में, हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं कि सीक्वेंस में आना चाहिए। ठीक है, तो ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्कशन इस पे होने वाला है। ठीक है, इसको अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, बता दिया कि कैसे आप कोलिजन स्नोफ्लेक आईडी से भी अवॉइड कर सकते थे, जू कीपर आपको एक और बेटर एक अप्रोच आपको दे देता है। ठीक है, अब अगर आपको बोलता है कि नहीं इससे लेटेंसी और हो सकती है, तो लेटेंसी बचाने के लिए जब भी लेटेंसी का कोई नाम ले, आप बोल दो कि भाई मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कैशिंग। ठीक है, कैशिंग में क्या होता है, डेटा इन मेमोरी स्टोर होता है। मेमोरी मतलब रैम में स्टोर होता है। डेटाबेस में क्या मतलब, डेटाबेस क्या करता है, आपकी डिस्क पे स्टोर करता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। अब जैसे रेडिश कैश है, रेडिश कैश, रेडिश कैश का क्या काम है, रेडिश कैश यही करती है, रेडिश कैश का और कोई काम नहीं। रेडिश कैश क्या करती है, इन मेमोरी स्टोर करती है, तो पहले आके वो चेक कर लेगा रेडिश कैश में डेटा है, अगर है तो तुरंत उसको वापस ले लेगा। तो आपका जो लेटेंसी बहुत कम होगी, लेटेंसी इन द सेंस तुरंत आपका आउटपुट आ गया, तुरंत आपने यहाँ से उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, सॉरी तुरंत आपने यूज़र को आउटपुट में भी दे दिया, ये लो भाई ये था, और यूज़र को उसका आउटपुट मिल गया। ठीक है, रेडिश कैश, रेडिश कैश में अगर मिस होता है तो फिर आप डेटाबेस में जा सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देन नेक्स्ट आपसे डिस्कशन हो सकता है कि डेटाबेस कौन सा लेना है। तो देखो यहाँ पे उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा एप्लीकेशन है, ना ज़्यादा जॉइंट्स लगने हैं ना ज़्यादा कुछ होना, तो आप यहाँ पे कोई भी डेटाबेस लगा सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। आप यहाँ पे जैसे मैं हूँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक मतलब अगर डेटाबेस के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो मैं नो सीक्वल भी यूज़ कर सकता हूँ, वरना यहाँ पे माई सीक्वल भी अगर आप बोलते हो माई सीक्वल बोल सकते हो, माई सीक्वल बोल सकते हो। और वहाँ प्राइमरी की में कि शॉर्ट यूआरएल ले लो, क्योंकि आपको पता है कि डेटाबेस में शॉर्ट यूआरएल कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो माई सीक्वल पोस्टग्रे कुछ भी आप ले सकते हो एंड उसके अंदर आईडी को आप एज अ प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है, डिस्कशन और जाता है, बोलते हैं एक्सपायरेशन टाइम का क्या होगा। तो एक्सपायरेशन टाइम के लिए देखो, हमेशा जब भी इस तरीके की बात है, कुछ डिलीट करना है एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो आप क्या कर सकते हो कि एक जो भी मतलब आप डाल रहे हो उसके साथ डेटाबेस में एक और फील्ड डाल देना जिसका नाम होगा कि कब एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायरेशन टाइम। तो जब एक्सपायरेशन टाइम आप डाल दोगे तो और एक क्रॉन जॉब आप रन कर सकते हो। जब भी कोई डिलीट करना हो हमेशा याद रखो कि क्रॉन जॉब रन करेंगे। ठीक है, क्रॉन जॉब टू डिलीट। ठीक है, तो क्रॉन जॉब क्या करेगी, आपके डेटा को टाइमली डेटाबेस से डिलीट करता रहेगा। एंड रेडिश कैश के अंदर हमेशा याद रखना कि एक टाइम टू लिव, मतलब कितनी देर तक रखना है, क्योंकि कैशिंग में अब इन मेमोरी तो ऐसा नहीं कि आप पूरा बिलियन डेटा इसमें रख सकते हो, तो ऑफकोर्स थोड़ी थोड़ी देर में आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो उसकी अलग अलग कैशिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि ठीक है इतनी देर बाद हम हटा देंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी ऐसा ही बनेगा आपका यूआरएल शॉर्टनर जो है, मोटा मोटी ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे आपको एक जू कीपर और आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि ठीक है जू कीपर को भी हम यूज़ करेंगे। जू कीपर, ठीक है। अब जू कीपर के अंदर ये भी चीज़ है कि ये कॉन्फ़िगरेशन वाइज होता है, तो ये इसको आपको बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाता है कि कौन सा वैल्यू मतलब जू कीपर में कॉन्फ़िग, ऐसा नहीं कि देखो कभी भी हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो इन सब जगहों पे, क्योंकि अवेलेबिलिटी की बात हुई है। तो चला एक देखो डिस्ट्रीब्यूटर में यही फायदा होता है कि एक डिलीट हो गया तो दूसरा है बैकअप में, यार एक नया स्पिन अप कर लेंगे। यहाँ पे देखो अकेला, यहाँ पे रेडिश कैश भी चलो ठीक है डाउन हो गया, कोई नहीं, हमारे पास फॉल बैक में डेटाबेस है।
ठीक है। डेटाबेस के भी हम अलग अलग रेप्लिकास बना सकते हैं, रीड राइट, उसका भी हमारे पास बैकअप है, रेप्लिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है। तो जू कीपर भी हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ हमने कॉन्फ़िगरेशन रख रखा है। उसके अंदर भी दो तरीके होते हैं जू कीपर को, और हम डेप्थ में एक अलग वीडियो में पढ़ सकते हैं। उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, दो तरीके का डेटा होता है। एक होता है इन्फेरल, जो कि मतलब टेम्परेरी होता है, एक बार रीस्टार्ट या बंद हुआ तो वो बंद हो जाता है। और एक तरीका होता है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट में वो हमेशा परमानेंटली रहता है। तो मोटा मोटी ये है आपका पूरा फ्लो। ठीक है, सिंपल सा, जैसा मैंने बोला कि सबसे सिंपल सिस्टम डिज़ाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कि इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर रहे हो, तो इवन फॉर अ फ्रेशर्स आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी सीखा, थोड़ा सा भी कोई भी नई चीज़ सीखी, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड अगर आपको लग रहा है कि इस तरीके के और मुझे वीडियोस बनाने चाहिए, तो आप कमेंट्स में मुझे बताओ। आई थिंक आपके पास बहुत सारे डाउट्स होंगे। ठीक है, जैसे मैंने कुछ वर्ड्स बोले कि API गेटवे क्या होता है, देन यहाँ पे रीड रेप्लिका, राइट रेप्लिका, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मतलब वो हो गई हैं। तो उनके बारे में आप चाहो तो देखो, मैंने आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, आप जाके उनके बारे में पढ़ सकते हो, या फिर आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं उसी को इसी तरीके से हिंदी में सिंपल भाषा में एक नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज।